नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने वहारे हमदर्द इस पाठ के बारे में अध्ययन किया था। आज की तासिका में हम एक नई विधा का अध्ययन करने वाले हैं। गौर से हमें पढ़ना है, क्योंकि ऐसी विधा न तो आपने 8वीं में पढ़ी थी, न 9वीं में पढ़ी थी। अब ये नई विधा है। ये जो रचना है ना, हम पढ़ते हैं नई कविता, हास्य व्यंग्य, उसी प्रकार ये एक नई पद्य विभाग में ही आती है। पद्य विभाग में ही आती है, लेकिन ये एक नई विधा है मन, जिसका नाम है हाइकू। हाइकू, इसके बारे में मैं बाद में जानकारी बताऊंगा। ये जो नई विधा है मन, इसको लिखा है विकास परिहार जी ने। ये जो कवि है, इनका जन्म 1983 में गुना नामक एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विकास परिहार जी की। सन 2000 से 2006 तक 2006 तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में, मैं कौन सी बात बता रहा हूँ, भारतीय वायुसेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है सन 2000 से 2006 तक। आज तक ऐसा हमने कवि के बारे में कभी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं विकास परिहार जी, और इनकी खास बात यह है कि सन 2000 से 2006 तक इन्होंने अपनी सेवा कहाँ दी है, भारतीय वायुसेना में दी है। उसके बाद उन्होंने वो रेडियो स्टेशन से जुड़ गए थे। रेडियो पर काफ़ी अच्छा बोलते हैं ये विकास परिहार जी। और इनकी जो रुचि है वो साहित्य में है, लिखने में है। उन्होंने यह नई विधा, जो एक पद्य है मन, नई विधा हाइकू, हमें पढ़ने के लिए 10वीं कक्षा में है। तो सबसे पहले यह कविता पढ़ाने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि हाइकू का मतलब क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, आज तक आपने ऐसा शब्द नहीं सुना था हाइकू। हाइकू का मतलब है ये जापानी लोकप्रिय काव्य है। हाइकू क्या है? जापान देश आप जानते हो, तो जापान देश में ये जो विधा है, ये लोकप्रिय काव्य विधा है। लोकप्रिय काव्य विधा है, हम जिसे पद्य कहते हैं ना, उसी प्रकार ये हाइकू है। ये कहाँ की है? जापान देश की। जापान देश की सबसे लोकप्रिय काव्य, लोगों ने इसे बहुत सराहा है। ये बहुत प्रसिद्ध है जापान में, जिसका अध्ययन हम आज मन इस पद्य में करने वाले हैं। यानी मन, ये जो है, ये हाइकू विधा है। ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस हाइकू की कि विश्व की सबसे छोटी, मैं क्या बता रहा हूं, देखो, विश्व की सबसे छोटी कविता किसे कहते हैं? हाइकू। दुनिया में जितने देश हैं, उन देशों में जो साहित्यकार होंगे ना, कवि होंगे, वो जो कविताएं रचते हैं, उससे सबसे छोटी काव्य रचना अगर कौन सी है, तो वो हाइकू है। ये इसकी विशेषता है, सबसे छोटी कविता। अब बच्चों क्या है हाइकू कविता में? 5 + 7 + 5, इस कविता की वर्ण के जो ढांचे हैं, शब्द नहीं, वर्ण एक हाइकू में 5 + 7 + 5 वर्ण के ढांचे होते हैं। ये इसकी विशेषता है।
यानी पहली पंक्तियों में कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण होंगे। समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। पहिल्या ओळीत 5च अक्षर असणार आहे, शब्द नाही, अक्षर असणार आहे पहिल्या ओळीत। दुसऱ्या ओळीत 7 अक्षर असणार आहे, तीसऱ्या ओळीत 5 अक्षर। पहले पंक्ति में 5 वर्ण होंगे, दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण होंगे और तीसरे पंक्तियों में 5 वर्ण होंगे। यह हाइकू की और एक विशेषता है। समझ में आ गई की बात? देखो अभी हम कविता पढ़ने के लिए शुरुआत हमने नहीं की है, हा? मैं सिर्फ विधा के बारे में बता रहा हूँ। कौन सी विधा है? हाइकू, जापान की लोकप्रिय काव्य विधा। इसकी विशेषता क्या है कि यह विश्व की सबसे छोटी कविता है, विश्व की सबसे छोटी कविता है। और इसमें वर्ण का ढांचा कैसे होता है? 5 अधिक 7 अधिक 5। पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है? बहुत छोटी कविता है, लिखने में भी वक्त नहीं लगेगा। देखो घना अंधेरा, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश, चमकता प्रकाश और अधिक। हो गई। सबसे छोटी कविता कहा था ना? आप देखो अब वर्ण का ढांचा कैसे बताया था? वर्ण का ढांचा कैसे बताया था? अब देखो मैंने वो ढांचा बताया था 5 अधिक 7 अधिक 5। अब देखते हैं हाइकू विधा इसमें बैठती है या नहीं। अगर ये नहीं बैठती तो ये हाइकू नहीं है। हाइकू की विशेषता क्या है? इसमें वर्ण का ढांचा जो होता है वो 5 अधिक 7 अधिक 5 होता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं 5 7 5। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 वर्ण हो गए, ठीक है? अब दूसरे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए वर्ण का ढांचा। 1 2 3 4 5 और ये हाइकू की विशेषता है। समझ में आ गई बात? वर्ण का ढांचा किसे कहते हैं? तो हाइकू की विशेषता क्या है? अब देखो गागर में सागर भरने वाली बात, गागर में सागर भरने वाली बात अगर किसमें होती है तो हाइकू में होती है। कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त अर्थ सांगितलेला असतो, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने की ताकत हाइकू में होती है, ठीक है? पहली 3 पंक्तियां। और एक विशेषता है मैं बताना चाहता हूं कि कवि ने क्या किया है इस मन कविता में। कवि के जीवन में उनको जीवन जीते वक्त जो जो अनुभव आए थे ना, उन अनुभवों को कवि ने हाइकू के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। कवि ने क्या किया है? अपना जीवन जीते वक्त जो कवि को अनुभव आए थे या उनके जीवन में छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, उन सारी घटनाओं का अनुभव उनको जो मिला था उनको बताने का प्रयास उन्होंने मन इस पद्य के माध्यम से किया है। समझ में आ गई बात? कवितेमध्ये काय आहे हे कळालं ना? हां, कवीने काय केले? आपल्याला जीवनात त्यांच्या जीवनात जे अनुभव आले की चांगले वाईट प्रसंग, हां, त्या सगळ्यांना हाइकू विधा, सबसे छोटी कविता, विश्व की सबसे छोटी, त्या पद्धतीने त्यांनी आपल्या जीवनातले अनुभव तुम्हाला सांगितले। समझ में आ गई बात? तो पद्य को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलो पहिली 3 पंक्तियां सगळ्या ओळी अशाच असणार आहेत। ह्या 3 पुढच्या 3 वेगळ्या असणार आहेत, त्याच्या पुढच्या 3 वेगळ्या असणार आहेत। का असणार आहेत? कारण लेखकांना आपल्या जीवनात आलेले वेगवेगळे अनुभव, अलग अलग अनुभवों को एक ही कविता में हाइकू के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। अब समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, बहुत अच्छी कविता है और विश्व की सबसे अच्छी और छोटी कविता है। आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और मुझे पढ़ाने में, ठीक है? तो चलो देखते हैं। हाँ, पहली 3 पंक्तियां मैंने यहाँ लिखी है। अब आप लोगों को क्या करना है? पन्ना नंबर 15 निकालना है। कितना? 15 निकालो। पन्ना नंबर 15
पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, गागर में सागर भरने वाली बात। कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त अर्थ। देखो पहले 3 पंक्ती, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, ये नई विधा आहे, असं पण आतापर्यंत तुम्ही अशा कविता शिकलेली नाही ना, ठीक आहे। मग आता हे म्हणून मी पहिले 3 ओळी लिहिलेले आहे। आता बघा कवी काय म्हणतो, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक दिखता है और अधिक चमकता है। कवि क्या कहता है, जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और चमकता है। अर्थात इसका अर्थ क्या लेंगे हम अपने जीवन में। हाँ, जीवन के बारे में ही लेखक ने अनुभव बताया है, तो जीवन को नजर रखते हुए हमें इसका अर्थ बताना है। फिर से देखो, मैं बताने वाला हूं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवि क्या बताना चाहते हैं, जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। जब अंधेरा घना होता है तब जब प्रकाश निकलता है तो वह और अधिक चमकता है। ये इसका अर्थ हो गया। अब जीवन में इसका अर्थ हमें क्या लेना है, मी पहिल्यांदाच सांगितले, कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त अर्थ सांगणारी कविता म्हणजे हायकू विधा। विधा कोणती आहे, रचना कुठली आहे, हायकू, ठीक है। तो कवि हमें बताना चाहते हैं, अपना जीवन जीते वक्त जब कठिन परिस्थितियां आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आपको घेर लेती है, तब कहीं से एकाएक आपको एक उम्मीद की किरण, प्रकाश की किरणें फूट पडती है। म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही संकटात सापडलेला असता, सगळ्या बाजूने तुम्हाला संकटाने घेरलेलं असतं, त्यावेळी तुम्ही विचार करत असता की काय करायचं, लगातार प्रयत्न करत राहायचं। तो कवि कहना चाहता है, जब आदमी अपना जीवन जीता है और उसे विपरीत परिस्थितियों से वो जब घिरा हुआ होता है, तब एक उम्मीद की किरण कहीं से एकाएक प्रकाश की किरण फूट पडती है। म्हणजे तुम्हाला त्या संकटातून निघण्यासाठी मार्ग सापडतो। कविला काय म्हणायचं आहे, एकाएक उम्मीद की किरण फूट पडती है, आपको चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देता है, म्हणजे मार्ग निघतो। वळी कुठल्या सांगितले त्यांनी अर्थ काय सांगतो बघा, मी जीवनावर आधारित घ्यायचा आहे। फिर से एक बार, पहिल्या 3 ओळींचा अर्थ मी तुम्हाला हवं तेवढ्या वेळ सांगतो, शिस्तीत शिकायचं आहे, गडबड काही करायची नाही, भले आपल्याला 2-3 तास लागू, ठीक है। बघा कवि कहता है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। और एक बार अर्थ बता देता हूँ, पहले इसका सरल अर्थ बता देता हूँ। कवि कहते हैं जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश जो निकलता है ना, प्रकाश वो और अधिक चमकता है। जब आदमियों को विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियां, संकट उसे घेर लेते हैं, तब कहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है, उसे उसका मार्ग दिखाई देता है। यही इसका अर्थ है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसमें कठिन कौन सा शब्द लगता है, घना म्हणजे अधिक, गडद, अवघड शब्द पण नाही। पुढे जाऊया, हाँ आगे देखो, उंगलियां रखो, करते जाओ पाने की मत सोचो। बहुत आसान है, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सार। कवि क्या कहना चाहता है, 3 पंक्तियां, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सार। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, आज तक आपने भाषण में भी सुना होगा, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। काम करत राहा, फळाची अपेक्षा करू नका, तुम्हाला फळ मिळणारच आहे चांगलं कर्म केल्यानंतर। तो कवि यहाँ क्या कहता है, करते जाओ पाने की
इसका मतलब यह है कि हमें अपना पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो उद्देश्य रखा है काम करते वक्त वह हमें कब प्राप्त होगा। तो कवि क्या कहते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। सोचो मत, काम करो, कब मुझे मिलेगा ऐसा सोचो मत, मिलेगा या नहीं ऐसा सोचो मत। कवि कहते हैं करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। आदमी को पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, न कि फल की अपेक्षा करनी चाहिए। जब आप काम करते जाओगे तब आपको जो उद्देश्य रखा है वो आपको एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए आदमियों को क्या करने की सलाह दी है, काम करते रहने की। कब तक, जीवन सारा, पूरे जीवन भर आदमी को काम करता रहे, काम करते रहना चाहिए। का अवघड गया, अतिशय सोपं आहे, अतिशय सोपं आहे, त्यातच अर्थ सांगितलेलं आहे। फक्त वेगळी वेगळी उदाहरण आहेत, अलग अलग उदाहरण देकर कवि ने हमें उनके जीवन के अनुभवों को बताया है। ठीक है, आगे देखो, जीवन नैया, नैया म्हणजे नाव, कठीण लगता है, कठीण लगता है तो लिख लो। अगर आपको कठिन लग रहा है तो इसे लिख लो। नैया का मतलब है नाव, जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नाव। मझधार में डोले, संभाले कोण। परत 3 ओळी आहे तेच, पहिल्याला 5 वर्ण, दुसऱ्या ओळीत 7 वर्ण, तिसऱ्या ओळीत परत 5 वर्ण। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कोण। मझधार, मझधार शब्द घ्या, लिहून घ्या, लिहून घ्या। मझधार, नदी का जो प्रवाह होता है ना पानी का, उसके मध्य भाग को मझधार कहते हैं। नदी के प्रवाह के मध्य भाग को मझधार कहते हैं। ठीक है, अर्थ बता देता हूं। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि हमें बताते हैं, कवि हमें बताते हैं, जीवन रूपी जो नैया है ना, जीवनाची जी नाव चालू आहे, यदि संसार रूपी, इस संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, जीवन नैया मझधार में डोले। नदीच्या मध्ये प्रवाहात गेल्यानंतर गती जास्त असते, माणसाचं जीवन जगत असताना निम्म जीवन संपलेलं आहे। कसं उदाहरण दिलंय बघा, मझधार में डोले, डगमगायला लागलेली आहे, तो उसे कोई अन्य संभालने नहीं आएगा। जीवन किसका है, आपका है। इसमें जो कठिनाइयां आएंगी, जो प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, जो संकट आएंगे, उसको आपको ही हल करना है। जीवनात जी प्रश्न येणार आहे ते सोडवायला दुसरं कोणी येणार आहे का, नाही येणार। तुमचे प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे। आता लक्षात आलं। हाँ, तो कवि कहना चाहता है कि जीवन, अब हिंदी में बता देता हूँ, मी मराठीत मध्ये मध्ये सांगतोय तुम्हाला ती कन्सेप्ट क्लिअर व्हावी म्हणून, हां, पण लिहित असताना मी तुम्हाला हिंदी शब्द जाणून बुजून वापरतोय, पेपरला लिहित असताना सोपं पडतंय तुम्हाला ते। देखो, कवि कहना चाहता है जीवन रूपी जो नैया है ये संसार रूपी सागर में जब चली जाएगी और बीच में मझधार में डगमगाएगी, तो कवि कहता है तो जो नैया आपकी डगमगा रही है तो उसे संभालने के लिए और कोई भी नहीं आएगा। आपकी नैया है, आपको ही पार लगानी है। आपके सवाल है, आपका प्रश्न है, आप में आपके ऊपर आया हुआ संकट है, उसे किस प्रकार हल करना है, यह आपको ही करना होगा। जीवनात संकट तुमचे आले, सोडवायचं कसं तुम्हीच बघायचं आहे, दुसरं कोणी येणार नाही, हा त्याचा अर्थ आहे। कवि कहता है हमें स्वयं उस नैया को
हमें स्वयं उस नैया को पार लगाना होगा। नैया तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, संकट तुम्हारे हैं, तो उसे छुड़ाना भी तुम्हारा ही काम है। तुम स्वयं ही उसे छुड़ाने के लिए प्रयास करोगे, दूसरा कोई भी नहीं आएगा। इसलिए खुद को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, स्वतः प्रयत्न करते रहना अतिशय आवश्यक है। पर एक बात सुनो, कवि कहना चाहता है कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, हिचकोले खा रही है, गिरने का प्रयास कर रही है, जीवन रूपी नैया मझधार म्हणजे काय सांगितलं, नदीचा मध्यभाग, तसं मध्ये गेल्यानंतर गती जास्त असते, ठीक आहे, पाण्याची संकट जर जास्त आलेली आहे तर त्यावेळेला ती सोडवायला कोणीही येणार नाही, तुमची संकट तुम्हाला सोडवायची आहे। यदि जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, हिचकोले खा रही है, तो उसे छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें ही तुम्हारी नैया को खुद स्वयं ही पार लगाना होगा। बघा, तीन सांगितले, तिन्हींचे अर्थ वेगळे वेगळे होते। पहिला घना अंधेरा सांगितला, त्याच्यानंतर करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। आता जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन संभालणार नाही, तुलाच करायचं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइकू में गागर में सागर भरने वाली बात होती है, कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त अर्थ असतो। लक्षात आलं? आणि ओळ किती सांगितले? 7च शब्द, 5, 7 आणि 5, 12च वर्ण आहेत। 12 वर्णात मी तुम्हाला एवढा अर्थ सांगितला। प्रसिद्ध काय लक्षात आले का? मन कविता, सॉरी हायकू विधा का प्रसिद्ध आहे कळालं का? मन कवितेमध्ये लिहिलेलं आहे हायकू। लक्षात आलं? कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ बताया जाता है। अब देखो, अब चौथा अनुभव, ये तो अलग ही है। देखो, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब कवि क्या कहता है? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो कवि कहना चाहता है फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। जब फागुन का महीना आता है तो अपने साथ लाते हुए तो बहुत सारे रंग लेकर आता है, और ये जो समय होता है ये बहुत ही उमंग का, उल्लास का समय होता है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए अपनी जीवन की जो कठिनाइयाँ होंगी, चिंताएं होंगी, परेशानियाँ होंगी, उन सबको भूलकर इस वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। फिर से एक बार बता देता हूँ, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि क्या बता देते हैं? कवि बता देते हैं फागुन का महीना जब आता है ना, तो अपने संग वो बहुत सारे रंग लेकर आता है, ये जो समय होता है फागुन का, ये बहुत ही उल्लास का, उमंग का समय होता है। तो कवि कहता है अतः हमें सभी को क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए, जब फागुन का महीना आता है तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं आपको लगी है, उन सबको भूलना है और वसंत ऋतु के आगमन का आनंद लेना है। यही बात वो हमें समझाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों? और एक बात, और एक अंतिम लेते आगे का। अभी 4 बता दिए हैं, 5 लेते हैं आज, ठीक है? बाकी का शेष अगली तासिका में देखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है। देखो, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखो फिर से पढ़ता हूँ, कांटों के बीच कौन है? खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आपने गुलाब के फूल को देखा है? वो किसके बीच रहता है? कांटों के बीच रहता है। तो कवि कहना चाहता है गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहकर भी हंसता है। कवि कहना चाहते हैं गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहता है, उसके इर्द गिर्द सारे कांटे ही कांटे होते हैं, उन कांटों के बारे में वह नहीं सोचता है, वह फिर भी हंसता है।
खिलखिलाता है। और कवि कहते हैं देता प्रेरणा, और यह गुलाब का फूल हमें हर समय प्रेरणा देता रहता है। क्या प्रेरणा देता है? कि हमें अपनी चिंताओं से, परेशानियों से घबराना नहीं है। गुलाब का फूल, कवि क्या बता रहे हैं? गुलाब के फूल से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कांटों के बीच रहता है फिर भी हंसता है। उसी प्रकार आदमी को भी अपने जिंदगी की परेशानियों, चिंताओं में रहकर भी हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा खिलखिलाते रहना चाहिए, है? और किसी भी परेशानियों को घबरा कर अपना काम नहीं करना है। उन सब परेशानियों को छोड़कर अपना काम करते रहना है और हमेशा उस गुलाब के फूल की तरह खिलखिलाते हुए हंसते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के तासिकों में हमने छोटी छोटी 5 हाइकू के अंतर आने में 3 पंक्तियों वाले जो पद है ना, छोटे छोटे, वैसे 5 पदों का अध्ययन आज हमने किया है। जो शेष रह गए हैं अभी और 7 है, उसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। आज तक के लिए बस सिर्फ इतना है। अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने जो 3 पंक्तियों की जो 5 पद यहाँ पढ़ाए ना, उसके अर्थ आप लोगों को लिखने हैं, आपकी भाषा में लिखने हैं। कुछ भी कठिन नहीं है। हर 3 पंक्तियों के अर्थ मैंने 2-2 बार बताए हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो पढ़ते वक्त या लिखते वक्त तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।